पिछली सदी के सबसे क्रूर तानाशाहों में एक युगांडा में पैदा हुआ। नाम था ईदी अमीन दादा, जिसकी बर्बरता की कहानियां सुनकर शैतान भी कांप उठे। ईदी अमीन इस बात की भी मिसाल है, जब कोई नेता अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए सेना का गलत इस्तेमाल करता है तो वो नेता भी मारा जाता है और उस देश की जनता भी। इतिहास का यही सबक देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, ड्रैकुला द रूथलेस डिक्टेटर। 25 जनवरी 1971, कंपाला, युगांडा। युगांडा के राष्ट्रपति मिल्टन ओबोते उस वक्त सिंगापुर में कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में थे, इस बात से बेखबर कि युगांडा में उनका तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट भी युगांडा के उसी जनरल ने किया जिसे ओबोते ने अपना वफादार मानकर महज 10 साल में लेफ्टिनेंट से प्रमोट करके आर्मी चीफ बना दिया था। उस जनरल का नाम था ईदी अमीन दादा। युगांडा के लोग ओबोते के तख्ता पलट का जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें ईदी अमीन ने यकीन दिला दिया था कि ओबोते की सरकार भ्रष्ट थी। ईदी अमीन, तानाशाहों के इतिहास का सबसे क्रूर चेहरा। युगांडा के काकावा कबीले से ताल्लुक रखने वाले 6.5 फीट लंबे ईदी अमीन ने 16 साल ब्रिटिश आर्मी में नौकरी की थी। अफ्रीकी देशों में अपनी तैनाती के दौरान ईदी अमीन विद्रोहियों पर बर्बरता के लिए कुख्यात था। 1962 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद युगांडा के प्रधानमंत्री बने मिल्टन ओबोते ने ईदी अमीन की मदद से ही 1966 में तख्ता पलट करके खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। और जब ईदी अमीन को लगा कि ओबोते उसे आर्मी चीफ के पद से हटाने वाले हैं, तो उसने ओबोते का ही तख्ता पलट कर दिया। बंदूक के दम पर युगांडा की सत्ता हथियाने के बाद ईदी अमीन की नींद उड़ चुकी थी। उसे डर था कि कोई करीबी ही उसका खेल बिगाड़ सकता है। ईदी अमीन को अपने ही ममेरे भाई चार्ल्स आरुबे पर शक था। ईदी अमीन ने आरुबे को युगांडा की सेना का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया था। शक होने के बाद उसने ब्रिगेडियर आरुबे को ट्रेनिंग के बहाने सोवियत संघ भेजा, लेकिन ट्रेनिंग से लौटने के बाद ईदी अमीन ने आरुबे को फिर से पद पर बहाल नहीं किया। तानाशाह बनने के 3 साल बाद 23-24 मार्च 1974, कंपाला, युगांडा। ईदी अमीन की बर्बरता और युगांडा की आर्मी में एक खास कबीले को शह देने से नाराज ब्रिगेडियर आरुबे ने तख्ता पलट की तैयारी कर ली। एक लेफ्टिनेंट कर्नल और अपने भरोसेमंद सैनिकों की मदद से आरुबे ने कंपाला में कई महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा कर लिया। लेकिन ईदी अमीन पहले से तैयार था। उसने अपने ममेरे भाई आरुबे को घेरने के लिए अपने वफादार गार्ड्स को भेजा, लेकिन इस शर्त के साथ कि आरुबे को तब तक जान से नहीं मारना है जब तक ईदी अमीन खुद ना कहे। ईदी अमीन ने तय किया था कि आरुबे को वो अपने ही हाथों से मारेगा। ब्रिगेडियर आरुबे को मारकर ईदी अमीन ने तख्ता पलट की कोशिश नाकाम कर दी, लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो हैवानियत की इंतहा थी। आरुबे का शव जब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया तो ईदी अमीन खुद वहां पहुंचा। उसने आरुबे के शव से खून निकाला और उसे पी लिया। इसी घटना के बाद ईदी अमीन को नरभक्षी कहा जाने लगा। पूरी दुनिया में वो इस बात के लिए बदनाम था कि अपने विरोधियों का सिर वो हथौड़े से फुड़वा कर मारता है। मारने के बाद प्राइवेट पार्ट्स काटकर शव की नुमाइश कराता है। ईदी अमीन किसी का सगा नहीं है। इसकी मिसाल भी उसने आरुबे को मारने के 2 दिन बाद पेश कर दी। 26 मार्च 1974, कंपाला, युगांडा। ईदी अमीन को भनक लगी कि उसकी 3 बीवियों के अवैध संबंध हैं। आमतौर पर कोई तानाशाह ऐसी निजी बातों को छिपाना चाहेगा, लेकिन ईदी अमीन ने खुद रेडियो पर इसका ऐलान किया।
ये सवाल सबके मन में है कि ईदी अमीन जैसे जालिम तानाशाह के खिलाफ युगांडा की जनता ने शुरुआत में ही विद्रोह क्यों नहीं किया। इसकी वजह भी देख लीजिए। युगांडा में तानाशाही शुरू करने के बाद ईदी अमीन अक्सर ऐसा करता था। वो ब्रिटिश मूल के लोगों को सरेआम बेइज्जत करता था। ये कोई सनक नहीं थी। ऐसा करके ईदी अमीन युगांडा के लोगों को संदेश देता था कि जिन अंग्रेजों ने उन्हें गुलाम बनाकर सदियों तक अपमानित किया, वो युगांडा के आम लोगों की तरफ से उसका बदला ले रहा है।